तो ध्यान दीजिए, एक तो हमको इस पर बात करनी थी। हुमायूं को जब बुलाया मालदेव ने तो हेल्प क्यों नहीं की? एक जगह आती है जोगी तीर्थ, मारवाड़ में आया करता था, मारवाड़ राज्य में जोगी तीर्थ। बात है 7 मार्च 1542। हुमायूं मारवाड़ में आया था। क्यों? मालदेव राठौड़ ने हुमायूं को बुलाया था। हुमायूं जब जोगी तीर्थ पहुंचा तो मालदेव ने इसका स्वागत भी करवाया। हालांकि मालदेव खुद नहीं गए थे इसका स्वागत करने के लिए, लेकिन रसद सामग्री वगैरह भेजी थी, बोले लो खाना वाना खाओ। इसके अलावा अशरफियां ये भी भेजी थी। और जैसा हमको अकबरनामा से और फरिश्ता का जो सोर्स है वहां से पता चलता है कि मालदेव ने हुमायूं को यह भी ऑफर किया था कि मैं वो जो बीकानेर वाला परगना है वो मेरे पास नहीं है। देख लो ना, 1542 की बात है, तो बीकानेर जीत लिया था मालदेव ने पाहेबा या साहिबा के युद्ध में। बोले वो बीकानेर मैं तुमको दे दूंगा, तो बीकानेर भी ऑफर किया था। लेकिन हुमायूं यहां से भागा और भागकर सीधे गया अमरकोट, जो अभी पाकिस्तान में आता है। और मालदेव ने हुमायूं के पीछे अपनी थोड़ी सी मुट्ठी भर सेना भी लगा दी थी, मतलब हुमायूं को पकड़ने के लिए। इतिहासकार ये कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, पकड़ने की नहीं लगाई थी, मैं बताऊंगा अभी डिटेल से। तो ये जो सारी गतिविधियां हैं इनमें कुछ प्रश्न निकल कर आते हैं कि जब हुमायूं की हेल्प नहीं करनी थी तो क्यों बुलाया, और हुमायूं को अगर पकड़ना था तो वापस क्यों जाने दिया। इधर आओ, दो शक्ल दिख रही है आपको, हुमायूं, शेरशाह सूरी। बाबर के बाद मुगल सत्ता किसके पास आई? हुमायूं के पास। ये अफगान था शेरशाह सूरी, बिहार के तख्त पर बैठा हुआ था, इसने हुमायूं को पराजित किया 2 युद्धों में। एक तो चौसा का युद्ध, इसी को कहा जाता है कन्नौज का युद्ध 1539 में, और एक बिलग्राम का युद्ध 1540 में। जब इन 2 युद्धों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया तो हुमायूं यहां से भागा, और हुमायूं यहां से भागता 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 पहुंचा सिंध की तरफ, जो वर्तमान पाकिस्तान में आता है। इंडिया का मैप नहीं लिया क्या? ध्यान दो, हुमायूं पराजित हुआ, पराजित होकर कहां पहुंचा? सिंध की तरफ। सिंध कहां पर आता है वर्तमान में? पाकिस्तान की तरफ। यहां पर कुछ क्षेत्रों में इसने चक्कर लगाए हुमायूं ने, इसको उम्मीद थी कि यहां से कुछ उम्मीद मेरे को हेल्प मिल जाएगी। एक तो थट्टा, एक बक्कर, तो हुमायूं वहां पर गया। थट्टा का कोई शासक था शाह हुसैन। हुमायूं को यह उम्मीद थी कि मेरे को शाह हुसैन थट्टा वाला जो है वो हेल्प कर देगा। तो अब बात आती है आपकी 1541 की, और हुमायूं भागा कब था? 1540 के बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद। 1540 में जब भागा, सॉरी 41, ये बात है 1541 की, और हुमायूं जो भागा था वो 1540 में भागा था। मालदेव को जब इस बात का पता चला तो मालदेव ने एक लेटर पहुंचवाया हुमायूं के पास में, बोले वेलकम, आ जाओ मेरे पास, हेल्प कर दूंगा तुम्हारी, और शेरशाह सूरी को दोनों मिलके पराजित कर देंगे। हुमायूं ने उस लेटर पे कोई ध्यान नहीं दिया 1541 में। हुमायूं चारों तरफ जब भाग लिया, सिंध में आपके थट्टा अमरकोट सब जगह से भाग लिया, और किसी ने भी जब हुमायूं की हेल्प नहीं की तो हुमायूं ने अपने लोगों से पूछा, अरे बोलो वो एक लेटर वेटर भी आया हुआ था ना, किसका लेटर था? बोले साहब वो मारवाड़ के शासक है मालदेव राठौर। बोले क्या लिखा हुआ है? अपन ने तो देखा ही नहीं, उसको पढ़ा ही नहीं, क्या लिखा हुआ पढ़ के बताओ। बोले साहब वो आपसे कह रहे थे कि आ जाओ मैं आपकी हेल्प कर दूंगा शेरशाह सूरी के खिलाफ। बोलो चलो। मालदेव फिर सिंध में जब कोई उम्मीद नहीं मिली तो फिर ये आया मारवाड़ की तरफ। ये मारवाड़ जब ये यहां पहुंचा तो वो जगह मैंने आपको बता दी शुरू में भूमिका सारी, कि जोगी तीर्थ एक जगह है, वहां पर ये आया 7 मार्च 1542 को। ये अब आप गौर करना, मालदेव ने लेटर कब भेजा था? 1541 में। आ रहा है ये 1 साल बाद 1542 में। तो 1 साल में शेरशाह सूरी अपनी उसी राजनीतिक स्थिति में तो होगा नहीं, परिस्थितियां बदली हुई। शेरशाह सूरी ने अपने आप को मजबूत भी किया। जब ये भागा था हुमायूं, उस समय शेरशाह सूरी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, और मालदेव ने जब ये लेटर लिखा था हुमायूं को, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो मालदेव को इस बात की उम्मीद थी कि अगर हुमायूं मेरे साथ आके मिल जाएगा और मैं दिल्ली की तरफ अटैक करने के लिए जाऊंगा
तो हुमायूं के वहां जितने भी समर्थक हैं वो सारे मेरे साथ में जुड़ जाएंगे और हम मिलकर शेरशाह सूरी को पराजित कर देंगे। हुमायूं उस टाइम तो आया नहीं, बाद में नींद से जागा, सोता सोता उठा, फिर आया। इतने में शेरशाह सूरी ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। तो अब जब 1542 में ये यहां पर हुमायूं आया है, तो अब मालदेव शेरशाह सूरी पर अटैक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से मजबूत हो चुका था। फिर हुमायूं की एक टेंशन और थी यहां पे, कि हुमायूं जब यहां पर आया तो मालदेव खुद नहीं आए यहां उसका स्वागत करने के लिए, अपने लोगों को भेजा, जाओ भाई जाओ, आया स्वागत कर लेना, कोई खाने वाने के लिए दे देना, कुछ रसद दे देना, असरफियां वसरफियां दे देना, और एक अपने किसी आदमी को भेजा, बोल देना बीकानेर दे देंगे तुमको, यहीं रुक जाना। हुमायूं की टेंशन हुई, बोले मालदेव खुद क्यों नहीं आया अभी, हमारे स्वागत के लिए मालदेव क्यों नहीं, अपने लोगों को क्यों भेज रहे हैं। तो ये उसके दिमाग में एक शक जो है वो घर कर गया। हुमायूं ने अपने 3 आदमी भेजे एक एक करके, अतका खां, मीर समंद और रायमल सोनी। पहले इसको भेजा, फिर इसको भेजा, फिर इसको भेजा, बोले जाओ पता करके आओ मालदेव के मन में क्या चल रहा है। ये जब गए वहां पर मिलने के लिए और वापस लौट कर आए, तो इन्होंने हुमायूं से कहा, बोले बातों में मत फंस जाना। हुमायूं ऊपर से, मालदेव ऊपर से कुछ और बातें कर रहा है और अंदर से कुछ और बातें कर रहा है मालदेव। और मालदेव के पास में शेरशाह सूरी का भी एक आदमी आया हुआ है, उससे भी कुछ बात करिए। अब वो उधर भी बात कर रहा है मालदेव और अपने से भी बात कर रहा है, मामला गड़बड़ है, दाल काली है। हुमायूं का एक आदमी था, एक लाइब्रेरियन था, मुल्ला सुर्ख, मुल्ला सुर्ख। हुमायूं ने पूछा, मुल्ला जी आप क्या कह रहे हो, आपकी क्या सलाह इसमें। तो मुल्ला सुर्ख ने कहा, मैं बिल्कुल सुर्ख सलाह दूंगा आपको। बोले दो, भाग लो यहां से। वो मालदेव पकड़ लेगा और पकड़ के शेरशाह सूरी को सौंप देगा, खुद ही नहीं है स्वागत करने आपका। और हुमायूं यहां से भागा और भाग के वापस कहां चला गया, अमरकोट। तो इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा कि जब हुमायूं की हेल्प नहीं करनी थी तो बुलाया क्यों। बुलाया था जब परिस्थितियां अलग थी, हुमायूं जब पहुंचा तो परिस्थितियां अलग थी। फिर इस सवाल का जवाब कि अगर इसको बंदी बनाना था, बंदी बनाकर शेरशाह सूरी को सौंपना था, तो फिर बंदी क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हुमायूं जब भागा तो हुमायूं के पीछे पीछे मालदेव ने अपनी कोई मुट्ठी भर फौज भी लगा दी थी। वो फौज केवल इसलिए लगाई थी कि हुमायूं उसके राज्य की सीमा से बाहर चला जाए, क्योंकि अगर हुमायूं को पकड़ना था तो मालदेव के लिए कोई कौन सी बड़ी बात थी। हुमायूं मालदेव के राज्य में आया हुआ था और आसानी से हुमायूं को बंदी बनाया जा सकता था। मतलब मालदेव के मन में हुमायूं को पकड़ने का विचार नहीं था, इसलिए कि इस व्यक्ति को मैंने बुलाया है तो केवल एक छोटी सी फौज इसलिए भेज देता हूं ताकि शेरशाह सूरी के पास भी यह मैसेज चला जाए कि हमने उसको बंदी बनाने का प्रयास तो किया था, लेकिन वो भाग निकला और हम इसको राज्य की सीमा से बाहर निकाल देंगे। क्लियर है, ये सारा जवाब मिल गया। अब ध्यान दो, एक युद्ध और है जो मैंने नहीं बताया था पिछले वीडियो में, केवल ये ध्यान रख लेना, मालदेव ने जालोर पर भी अटैक किया था, जालोर को अपने अधिकार में ले लिया था। यहाँ पहले बलूचों की और अफगानों की लड़ाई चल रही थी, तो मालदेव ने भी यहाँ इंटरफेयर किया था। आप केवल इतना ध्यान रखना, सिकंदर खां था यहाँ का शासक, उसको पराजित करके मालदेव ने जालोर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो बहुत बड़ा क्षेत्र मालदेव ने जीत लिया था। भादरा-जून वाला हो गया, जालोर का हो गया, इसके अलावा सिवाना का हो गया, इसके अलावा जैसलमेर से मालदेव पैसा लेकर आ गया था। आपका पोखरण वाला क्षेत्र हो गया, नागौर का क्षेत्र हो गया, मेड़ता वाला क्षेत्र हो गया, अजमेर का क्षेत्र हो गया, बीकानेर वाला क्षेत्र हो गया। तो दूर दूर तक मालदेव ने अपना राज्य विस्तारित कर लिया था। ये होती है मालदेव की राजनीतिक गतिविधियां कंप्लीट। अब कुछ और पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। मालदेव, इनकी रानी उमादे, भाटी थी इसलिए भटियानी, शादी की पहली रात ही रूठ गई थी इसलिए रूठी रानी, रूठी रानी। उमादे के जो पिता थे वो जैसलमेर के शासक थे लूणकरण भाटी। और ध्यान करो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मालदेव ने जैसलमेर की तरफ अटैक किया था 1552 में, हालांकि बाद में किया था, शादी पहले हो गई थी इनकी, लेकिन अटैक बाद में किया था और पैसा वगैरह लेके आए थे, जैसा कुछ सोर्सेज में लिखा हुआ है। कुछ ये है कि साहब नहीं, पहले पैसा लिया था, बाद में इन्होंने शादी की थी, जो भी है सुनना बात। जैसलमेर पर अटैक किया, वहां से इन्होंने पेशकशी ली, पेशकशी पैसा वगैरह लिया और वापस लौट कर आ गए। लूणकरण भाटी ने अपनी पुत्री उमादे का विवाह कर दिया मालदेव के साथ।
ये शादी की पहली रात ही इनसे रूठ गई थी, इसलिए कहलाई रूठी रानी। और यहां से रूठने के बाद ये चली गई थी इस दुर्ग में, ये अजमेर में है तारागढ़, यहां पर रही। लेकिन जब शेरशाह सूरी अटैक करने के लिए आया था, अजमेर गया था ना वो जीतने के लिए, तो इनको वहां से बुला लिया गया कि नहीं आप आ जाओ, फिर वो बंदी बंदी बना लेता है। तो ये तारागढ़ से निकल कर गई एक स्थान पर कोसाना। ध्यान करो, मैंने आपको पढ़ाया था गुड़ला नृत्य वाला, सातल देव वाला। कोसाणे में एक युद्ध हुआ था, मल्लू खां और वो गुड़ले खां, मल्लू खां भाग गया था, गुड़ले खां को मार दिया था कोसाणा में। फिर ये चली गई थी गुंदोज, और 1562 में जब मालदेव की मृत्यु हुई थी, नवंबर 1562 में, तो गुंदोज में उनकी पगड़ी के साथ में ये सती हो गई थी, मतलब अग्निशैया पर ये जाकर बैठ गई थी। एक सवाल तो ये, रूठ क्यों गई थी भाई, इसीलिए रूठी रानी? दो कारण बताते हैं। एक कारण तो ये, जब इनकी शादी होकर आई, इनकी एक दासी थी भारमली, इन्होंने मालदेव को बुलाने के लिए भेजा अपनी दासी को कि जाओ भारमली तुम बुला लो। भारमली गई तो मालदेव आए नहीं, और भारमली को ही अपने पास में बुला लिया, तो इसलिए अपने पति से रूठ गई। बोला ऐसे पति के साथ में नहीं रहूंगी, और छोड़ के चली गई तारागढ़। फिर तारागढ़ के बाद कोसाणे में चली गई थी, और फिर वहां गुंदोज में चली गई थी। मालदेव के जो बड़े पुत्र थे राम, मालदेव अपने बड़े पुत्र राम से खुश नहीं थे, अप्रसन्न थे। राम को राज्य से निकाल दिया कि भैया मारवाड़ से निकल जाओ, और राम यहां से छोड़कर और केलवा चले गए थे। मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा उदय सिंह, उन्होंने केलवा का पट्टा दे दिया था। केलवा जो जगह आती है आपके राजसमंद में, राम वहां पर रहने लग गए थे। ये गुंदोज में रहे थे, तो गुंदोज में इनके साथ में रहने लग गई थी। इन्होंने इनको अपना दत्तक पुत्र बना लिया था, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। उमादे ने राम को अपना दत्तक पुत्र बनाया, और इनके साथ ये गुंदोज में रहने लग गई थी। गुंदोज जागीर मिली थी इनको, राम को। क्लियर इतनी बात? तो एक कारण तो ये कि वो भारमली वाला कारण है जिसके कारण ये रूठ गई। दूसरा ये बताया जाता है कि उमादे के जो पिता थे लूणकरण भाटी, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि मैं मालदेव को मार दूंगा, मालदेव की हत्या कर दूंगा। इस बात का पता जब लूणकरण भाटी की पत्नी को चला, मतलब उमादे की जो माता थी, उनको जब इस बात का पता चला तो बड़ी नाराज हुई। उन्होंने देखा आप मेरी बेटी के सुहाग को उजाड़ दोगे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, राघव देव पुरोहित। उमादे की माता ने, लूणकरण भाटी की पत्नी ने एक व्यक्ति राघव देव पुरोहित को भेजा मालदेव के पास में कि जाओ मालदेव को बता दो कि भैया ये मेरे पति तुम्हारी हत्या कर देंगे। ये बात बताई जाती है कि जब वो शादी होने वाली थी, उनके फेरे होने वाले थे उस समय, मतलब मालदेव जब विवाह करने के लिए गए थे, तो बारात बारात आती है। बारात किसी स्थान पर रुकती भी आपके, जिस स्थान पर रुकती है वहां पर आप जाते हो स्वागत वगैरह करने के लिए, उसको कहा जाता है सामेल। मेल हो गया ना, कोई सरकारी स्कूल में कहीं कहीं बारात वगैरह रुकी हुई है, और लड़की के पक्ष वाले आते हैं वहां पर, स्वागत वगैरह करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, उसको कहा जाता है सामेल। और जहां बारात रुकी होती है वहां पर महिलाओं के द्वारा एक गीत गाया जाता है, उसको कहा जाता है जला। तो यहां जहां पर ये बारात बारात रुकी हुई थी, वो राघव देव जी गए और उन्होंने मालदेव जी को समाचार पहुंचा दिया, बोले हत्या हो सकती है आपकी, लूणकरण भाटी जी ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जाता है ये उसी समय फिर उनसे रूठ गए थे, इनके पिता से भी नाराज हो गए, फिर इनसे भी नाराज हो गए, ये इनसे नाराज हो गई, अब जो भी था, और फिर ये वहां पर चली गई। बस इस चीज को आप ध्यान रखना। अब लेकिन बाद में मालदेव ने इनको बुलवाया, शायद इनको ये एहसास हुआ होगा कि नहीं मैं गलत ही उनको भेजा और गलत ही नाराज हुआ, मेरी गलती थी, तो वापस बुलावा भेजा कि आप आ जाओ। जब ये तारागढ़ के दुर्ग में रह रही थी, किसको भेजा? ईश्वरदास बारहट। बोले ईश्वरदास जी आप जाओ, उमादे को मना के लो। ये गए, उमादे ने कहा बोले नहीं मैं तो आज जाऊं ना कल जाऊं। बोले ऐसा हुआ था, ऐसे थोड़ी कोई करता है। फिर वो भारमली वाला किस्सा, नहीं फिर मैं यहाँ पर आ गई, अब मैं वहां पे जाऊंगी तो बाकी रानी आप क्या कहेंगी? वो कहेंगे जब गई थी जब तो बहुत ऐसे ऊंची नाक के बन के गए थे, नहीं मैं तो नहीं। ईश्वरदास जी ने कहा बोले मालदेव जी ने भेजा है, वो क्षमा भी मांग लेंगे, बहुत जोर दे के कहा है, वो चाह रहे हैं आप वापस आ जाओ, चलो। जैसे तैसे ईश्वरदास जी ने इनको मना लिया, ये वापस आने लगे। अब ये बताया जाता है कि बाकी रानियों को सूचना मिली, बोले उमादे भटियाणी मान गई, और मालदेव जी खुद बुला रहे हैं, तो कहीं उनको बड़ा दर्जा नहीं देते, तो फिर अपने को तो कोई पूछे ही नहीं। तो बाकी रानियों ने एक व्यक्ति को भेजा, आसानंद जी। बोले आसानंद जी आप जाओ और उमादे को जैसे तैसे कुछ भी सुनाओ, लेकिन रास्ते में रोक दो, वापस मत आने दो। आसानंद जी गए, आसानंद जी ने कहा, एक दोहा सुनाया। बोले मान रखे तो पीव तज और पीव रखे तजमान, दो गयंद न बंद ही एकण खंबे ठान। बोले मतलब क्या है इसका? भाई सम्मान चाहिए तो पति को त्याग दो, पति चाहिए तो सम्मान को त्याग दो, एक खंबे से दो दो हाथी कैसे बांधोगे? बांधना मुश्किल है साहब।
तो आप आए थे जब अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए आए थे, अब आप जब जाओगे तो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? बोले उस टाइम तो गए थे ये, अभी आ गए वापस। बोले नहीं, आपकी बात में दम है और मैं नहीं लौटूंगी। और उमादे भटियाणी जो है वापस नहीं आई, आसानंद जी ने उनको आने से रोक लिया। और फिर ये कोसाणे में चली गई। बाकी बात मैंने आपको बता दी, गुंदोज में रही और वहां पर मालदेव की जो पगड़ी है उन पगड़ी के साथ में सती हो गई थी जब मालदेव की मृत्यु हुई थी। तो ईश्वरदास जी की कुछ रचनाएं भी आप ध्यान रख लेना। जैसे एक तो है आपकी हाला झालारी कुंडलियां, इसी को कहा जाता है सूर सत्सई। पूरा मैं लिख दूंगा, नोट्स में लिखे मिल जाएंगे। ईश्वरदास जी की कुछ रचनाएं हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो हाला झालारी कुंडलियां, इसी को कहा जाता है सूर सत्सई। इसके अलावा देवयान और हरिरस, तीन ध्यान रखना। हाला झालारी कुंडलियां, देवयान, हरिरस। इसके अलावा आसानंद जी, आसानंद जी भी बोले मैं क्यों पीछे रहूं, जब आपने इतनी ये लिख दी तो रचनाएं। बोले मैं भी लिखूंगा, और खाली रचनाएं नहीं लिखूंगा, मैं युद्ध भी लड़ने गया था। या आसानंद जी ध्यान रखना, एक युद्ध लड़ने गए थे, पाहेबा या साहेबा का युद्ध, वह बीकानेर और जोधपुर के बीच में जो हुआ था, जिसमें राव जैत सिंह मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो पाहेबा के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था आसानंद जी ने। इनकी कुछ रचनाएं, एक तो रानी उमादे भटियाणीरा कवित, उमादे भटियाणी रा कवित। और इसके अलावा बागा भारमली रा दुहा। दुहा मतलब दो दो लाइन में जो लिखे जाते हैं, किसके? बागा और भारमली के ऊपर। एक कोई व्यक्ति थे बागा, भारमली है वही वो दासी जो इनके साथ में थी, जो मालदेव के साथ में चली गई थी। तो भारमली और बागा दोनों को भी आपस में प्यार हो गया था, और इनके ऊपर इन्होंने कहानी लिखी है आसानंद जी। अब मैं बड़ी लंबी चौड़ी आपको कविता सुनाऊं, इनकी स्टोरी सुनाऊं, तो उसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। इस आप बागा जो है कोटड़ा के थे, कोटड़ा एक जगह आती है बाड़मेर में, बागा कोटड़िया थे। इन्होंने अपने ऊंट पे बिठाया भारमली को और लेके भाग गए, और दोनों में फिर प्यार हो गया था। उनके ऊपर ये दोहे लिखे हैं आसानंद जी ने। इसको कहा जाता है बागा भारमली का दोहा। तो दोनों ध्यान रखना, एक तो ईश्वरदास जी हाला झालारी कुंडलियां, इसी को सूर सत्सई कहा जाता है। इसके अलावा देवयान और हरिरस, ये तीन रचनाएं इनकी। इसके अलावा आसानंद जी ने लिखा है एक तो उमादे भटियाणी रा कवित, एक बागा भारमली रा दोहा, और एक गोगाजीरी पेड़ी। ये भी ध्यान रखना। और भी है वैसे गोगाजीरी पेड़ी, लेकिन ये पूछी हुई है एग्जाम में इनसे रिलेटेड। क्लियर इतनी बात? अब एक चीज और समझना, ये जो रूठी रानी वाली चीज है ना, केवल यही रानी रूठी नहीं थी, और भी रानियां रूठी थी। ध्यान करो, मेवाड़ रियासत में मैंने बताया था ये एक झील है जयसमंद झील। जयसमंद झील के पास में एक महल बना हुआ है जिसको कहा जाता है रूठी रानी का महल। तो ये अलग है भैया, ध्यान रखना, रूठी रानी का महल कहां पर है? जयसमंद झील। ये कहां पर है? आपके उदयपुर में। कौन सी रानी रूठ गई थी? कोमला देवी परमार। ये किसकी रानी थी? महाराणा जयसिंह की। तो रूठी रानी के महल पूछे जाए तो जयसमंद झील लिखना, कोमला देवी परमार लिखना, महाराणा जयसिंह की पत्नी थी। क्लियर? फिर एक है रूठी रानी का मंदिर, ये रहा, ये अलग है रूठी रानी का मंदिर। ये आपके आता है धोड़ एक जगह आती है आपके भीलवाड़ा में, वहां पर आता है रूठी रानी का मंदिर। ये जो आपको दिख रहा है, ये कौन सी रानी थी? ये थी सुहाव देवी। एक तो उमादे भटियाणी हो गई, एक कोमला देवी परमार हो गई, एक हो गई आपकी सुहाव देवी। अब ये देवी कौन है? अजमेर के एक शासक थे पृथ्वीराज सेकंड। हम पढ़ेंगे, अजमेर चौहान रियासत अभी मैंने शुरू नहीं की है। एक शासक थे जगदेव। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी। उन्हीं जगदेव के पुत्र थे पृथ्वीराज सेकंड। वो वाले पृथ्वीराज नहीं है जो फेमस पृथ्वीराज है, वो तो पृथ्वीराज थर्ड है, ये अलग है। पृथ्वीराज सेकंड के जो पिता थे जगदेव, उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी अर्णोराज की, और ये पृथ्वीराज अपर गांगेय को हटाकर और फिर इन्होंने अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया था। हम बात कर लेंगे जब चौहान रियासत पढ़ेंगे। उनकी ये पत्नी थी सुहाव देवी। इनको कहा जाता है रूठी रानी, रूठ गई होंगी इसलिए रूठी रानी। तो इनका एक मंदिर बना हुआ है रूठी रानी का मंदिर, जो धोड़ भीलवाड़ा में है। यहीं पर एक शिलालेख प्राप्त होता है जो 1168 ईस्वी का है। वहां से हमको कुछ जानकारी मिलती है, जिसको रूठी रानी का ये शिलालेख है धोड़ से मिलता है। ये पता चलता है कि इनके लिए पृथ्वीराज ने एक मंदिर बनाया था, सुहेश्वर महादेव, शिव मंदिर है, सुहेश्वर मंदिर। कहां पर है ये? मेनाल, जो भीलवाड़ा में आता है, वहां पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। खैर, ये केवल रूठी रानी का नाम आया तब मैंने इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली, बाकी मैं डिटेल से और बात कर लूंगा अजमेर चौहान रियासत हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। फिर और कुछ रह रहा है इनसे रिलेटेड? अब एक चीज और ध्यान देना, अब इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं।
मालदेव के कुछ रानियों के नाम ध्यान रखना, जैसे एक तो उमादे भटियाणी होगी, इसके अलावा एक रानी है इनकी लाछल दे, कछवाही रानी है, कछावा वंश की कछवाही। एक जाली रानी स्वरूप दे, इन्हीं को कुछ जगह हीरा देवी लिखा हुआ है। लाछल दे कछवाही, इनसे उत्पन्न हुए थे राम, सबसे बड़े पुत्र थे मालदेव के। मालदेव राम से नाराज थे, अप्रसन्न थे, राम को निष्कासित कर दिया, राम यहां से चले गए। मेवाड़ के महाराणा ने इनको अपने यहाँ शरण दी और केलवा का पट्टा दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि उमादे भटियाणी ने इनको अपना दत्तक पुत्र बनाया था और इनके साथ में गुंदोज में रहने लग गई। तो सबसे बड़े पुत्र थे राम। तो अगर उत्तराधिकार की बात की जाए तो अगला शासक तो राम को होना चाहिए था, लेकिन राम से नाराजगी के कारण राम को अगला मारवाड़ का राज्य नहीं मिला मालदेव के बाद में। क्लियर, ये नाम ध्यान रखना, अभी अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो ये नाम आएगा बार बार। हीरा दे या स्वरूप दे, ये कौन थी ध्यान है, मैंने किस्सा बताया था पिछले वीडियो में आपको। झाला जैत सिंह, उनकी बड़ी पुत्री स्वरूप दे, छोटी पुत्री रूपवती, रूपवती का विवाह महाराणा उदय सिंह के साथ में कर दिया था। ये वही स्वरूप दे है जिन्होंने रूपवती को वो गिफ्ट का डब्बा दिया था जिसमें करणी माता की मूर्ति निकली थी। ठीक है, इनके स्वरूप दे से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे सबसे बड़े, वो तो थे उदय सिंह। मोटे थे इसलिए उनको मोटा राजा उदय सिंह कहा गया। ये नाम ध्यान रखना, अभी आगे हम चर्चा करेंगे। एक तो उदय सिंह, इसके अलावा चंद्रसेन, इसके अलावा रायमल। तो अगर राम से नाराज भी है मालदेव तो फिर बड़े कौन, बड़े उदय सिंह। उदय सिंह को अगला शासक बनाना चाहिए, लेकिन स्वरूप दे ने कहा अजी सुनते हो मेरी बात। बोले क्या, बोले आप उदय सिंह को राजा नहीं बनाओगे। बोले क्यों, बोले बस नहीं बनाओगे, मेरे को पसंद नहीं उदय। तो किसको बनाओगे, बोले मेरा प्यारा चंद्रसेन। तो स्वरूप दे के प्रभाव के कारण मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके कारण उदय सिंह नाराज, जबकि उदय सिंह को फलोदी की जागीर दी थी कि तुम फलोदी की जागीर ले लो। और राजकुमार रहते चंद्रसेन को सिवाना और इसके अलावा एक क्षेत्र और दिया था, 2 हिस्से दिए हुए थे इनको। सिवाना और बीसलपुर की जागीर चंद्रसेन को दी हुई थी, फलोदी की जागीर उदय सिंह को दी हुई थी। राम को तो राज्य से ही निष्कासित कर दिया था, मेवाड़ चले गए थे, महाराणा ने केलवा का पट्टा दे दिया था। तो रानी स्वरूप दे के प्रभाव के कारण राव मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और ये एक भूल थी, एक गलती थी, जिसके कारण आगे चलकर अब उत्तराधिकार संघर्ष होगा। हालांकि चंद्रसेन उसी रास्ते पर चले थे जिस पर आगे चलकर महाराणा प्रताप भी चले थे, इसलिए चंद्रसेन को कहते हैं हम मारवाड़ का प्रताप। चंद्रसेन जीवन भर अकबर से युद्ध करते रहे, कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये चंद्रसेन के ये भाई मोटा राजा उदय सिंह, तो इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मालदेव राठौड़ से रिलेटेड हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। कुछ रह तो नहीं गया इसमें? अच्छा, एक ये किले और ध्यान रख लेना, मालदेव राठौड़ ने कौन कौन से फोर्ट, कौन कौन से दुर्ग बनवाए थे, पूछ लिया जाता है। एक तो पोखरण जो जैसलमेर में आता है आपका, पोखरण का जो दुर्ग है वो मालदेव राठौड़ ने बनाया था। एक रिया जो आपके नागौर में आता है, रिया। इसके अलावा मेड़ता, ध्यान करो मैंने आपको बताया था कि मालदेव राठौड़ ने 1557 में मेड़ता पर अटैक किया था और जयमल मेड़तिया ने मेड़ता को छोड़ दिया था। तो वहां पर एक फोर्ट बनवाया था जिसको मालकोट कहा जाता था, मालदेव ने बनाया था इसलिए मालकोट, और उसी को कहा गया मेड़ता का दुर्ग। तो मेड़ता वाला बनाया, रिया का बनाया, पोखरण का बनाया, और सोजत जो आपके पाली में आता है। भाई सोजत में तो मालदेव का राज्याभिषेक ही हुआ था, बोले यहां तो अपन बनाएंगे, अपना राज्याभिषेक हुआ है, तो ये फोर्ट इन्होंने बनवाए थे। इसके अलावा जोधपुर का जो किला है ना, उसका परकोटा बनाया था। और भी काफी दुर्ग हैं जिनका परकोटा बनाया था। ये मेन है जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, मालदेव से रिलेटेड हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कुछ छोटा मोटा रह गया होगा तो उसको नोट्स में इंक्लूड कर देंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे रावचंद्र सेन। थैंक यू, जय हिंद।